अगर आप एक बोलिंग बॉल और एक फेदर को कमरे में गिरा दें तो बोलिंग बॉल पहले गिरेगी। इसमें कोई हैरत की बात नहीं। फेदर तो बस वहीं हवा में तैरती रहती है। लेकिन अगर आप किसी तरह वैक्यूम चेंबर बना ले जहां बिल्कुल भी हवा ना हो और यही तजुर्बा दोबारा करें तो आप देखेंगे कि अब दोनों एक साथ गिरेंगे। वो दोनों जमीन पर एक साथ गिरेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। जब हम इन्हें वैक्यूम में गिराते हैं तो छोड़ने के फौरन बाद क्या होगा? अच्छा, इसके लिए आइए वो फोर्सेस लिख लेती हूं जो इस पर असरअंदाज हो रही हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और ये फोर्स, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, mg होती है, जहां m इस ऑब्जेक्ट का मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो जमीन के करीब होता है। ये तकरीबन 9.8 मीटर फी सेकंड की सेकंड पावर है। क्योंकि बोलिंग बॉल का मास काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसका एरो काफ़ी बड़ा बनाया है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स फेदर के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कौन सी फोर्सेस इस पर लग रही हैं? और कोई फोर्स नहीं है। याद रखें, ये वैक्यूम में है तो यहाँ कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए कोई एयर रेजिस्टेंस या कोई और चीज़ नहीं है। ये किसी भी चीज़ के साथ कांटेक्ट में नहीं है। बस यही है। यही वो वाहिद फोर्स है जो इस पर लग रही है, यानी यही नेट फोर्स है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स पर लग रही है। अब जब भी ग्रेविटी ही वाहिद फोर्स हो जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही हो तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। तो हमारे बोलिंग बॉल और फेदर इस वक्त फ्री फॉल में हैं। तो अब क्या होगा, कैसे गिरेंगे ये दोनों? अच्छा, इसको एनालाइज करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगी, जो ये कहता है कि यहाँ जो नेट फोर्स लग रही है वो मास ज़रब एक्सेलरेशन के बराबर होनी चाहिए। और जब आप ये करें तो देखें कि उनकी एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है। यहाँ बोलिंग बॉल का मास कैंसिल हो जाता है और वहाँ फेदर का मास कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब है कि बोलिंग बॉल की एक्सेलरेशन भी g है, फेदर की एक्सेलरेशन भी g है, बिल्कुल एक जैसी, और इसीलिए ये दोनों एक ही रफ्तार से गिरेंगे। इसीलिए ये दोनों एक ही रफ्तार से ज़मीन पर लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ज़रा सोचें। मेरा मतलब है, मेरे दिमाग का एक हिस्सा कह रहा है कि बोलिंग बॉल पर तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, शायद 100 गुना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फिर ये तेज़ क्यों नहीं गिरी? क्योंकि यहाँ 100 गुना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन साथ ही 100 गुना ज़्यादा इनर्शिया भी है। ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए एक्सेलरेशन एक जैसी रहती है। तो फ्री फॉल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनकी एक्सेलरेशन हमेशा एक जैसी होगी, जी, चाहे उनका मास कुछ भी हो। इसके बरक्स जब आप उन्हें हवा में गिराते हैं तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स सरफेस से टकराएंगे और ऊपर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, यानी एयर रेजिस्टेंस। अब क्योंकि ग्रेविटी के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी है, इसलिए ये अब फ्री फॉल में नहीं है। याद रखें, आप सिर्फ तब कहते हैं कि ये फ्री फॉल में है जब सिर्फ ग्रेविटी ही उन पर फोर्स लगा रही हो। अब यहाँ एयर रेजिस्टेंस भी है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि हमें पहले से पता है कि बोलिंग बॉल फेदर के मुकाबले में तेज़ गिरती है। तो आप सोच सकते हैं कि इन दोनों में से किस पर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी, बोलिंग बॉल या फेदर पर? मेरी सोच ये कहती है कि चूंकि फेदर आहिस्ता गिरती है, शायद इस पर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस है। लेकिन देखते हैं कि ये सोच सही है या नहीं। एयर रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये सरफेस एरिया पर मुनहसर है, क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकरा सकते हैं, और ये स्पीड पर भी मुनहसर है। अगर आप तेज़ गिर रहे हैं तो आप इन एयर मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा टकराएंगे, कोलिजन इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और इसलिए एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अब अंदाज़ा लगाएं, बोलिंग बॉल का सरफेस एरिया ज़्यादा है और ये तेज़ गिर रही है, इसका मतलब है कि बोलिंग बॉल पर एयर रेजिस्टेंस हकीकत में ज़्यादा है फेदर के मुकाबले में। ये एरो मार्क इस एरो मार्क के मुकाबले में बड़ा होगा, यानी मेरी सोच गलत थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है?
अगर इस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसके मुकाबले में तो फिर ये तेज़ कैसे गिरती है? असल बात यह है कि बोलिंग बॉल की एयर रेजिस्टेंस को फेदर की एयर रेजिस्टेंस से कंपेयर नहीं करें, बल्कि हर एक की एयर रेजिस्टेंस को इसकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें। फेदर में क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, जैसे ही आप इसे छोड़ें फौरन ही फेदर की स्पीड बढ़ने के साथ एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी और बहुत जल्द ये फौरन ग्रेविटी की फोर्स के बराबर हो जाएगी और वहां नेट फोर्स 0 हो जाएगी। और इस पॉइंट के बाद मजीद कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, फेदर बस नीचे गिरेगी तकरीबन कांस्टेंट वेलोसिटी पर। अब यही बात बोलिंग बॉल के साथ भी होती है, लेकिन चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है, चाहे इस पर एयर रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में ज्यादा भी हो, देखें अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल नहीं हुई। इसमें काफी ज्यादा वक्त लगेगा कि एयर रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर आखिरकार इसे बैलेंस करे। इसका मतलब ये है कि अभी भी देखें तो नेट फोर्स 0 नहीं हुई, 0। चूंकि एयर रेजिस्टेंस को ज्यादा होने और ग्रेविटी को कैंसिल करने में ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए ये बोलिंग बॉल फेदर के मुकाबले में ज्यादा देर तक एक्सेलरेट करेगी। इसीलिए ये फेदर के मुकाबले में बहुत तेजी से स्पीड पकड़ेगी और नीचे गिरेगी और सबसे पहले जमीन पर लगेगी। क्या ये खूबसूरत नहीं है? तो मुख्तसर बात यह है कि जब चीजें फ्री फॉल में हों, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही सिर्फ इन पर असर कर रही हो, तो सब ऑब्जेक्ट्स एक ही रेट से एक्सेलरेट करेंगी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे इनका मास कुछ भी हो। लेकिन अगर इन पर और भी फोर्सेस लग रही हों तो फिर सब कुछ बदल जाता है, फिर हमें अलग से एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये खास बात एक बहुत दिलचस्प नतीजा देती है, इससे आपको वेटलेसनेस मिल सकती है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, आप वेटलेस हो सकते हैं चाहे आप पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही हो। देखते हैं कैसे वेन स्केल पर खड़े हों। अब आप पर दो फोर्सेस लग रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ है और नॉर्मल फोर्स। स्केल आपको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। अब हम सोच सकते हैं कि वेट यही फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। देखें, वेट वो फोर्स है जो आप स्केल पर डाल रहे हैं, यही वो फोर्स है जो स्केल असल में रीड कर रहा है, यही आपका वेट है। लेकिन जो फोर्स आप स्केल पर डाल रहे हैं वो बिल्कुल बराबर और मुखालिफ है इस फोर्स के जो स्केल आप पर लगा रहा है, यानी आपका वेट असल में ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर नहीं बल्कि आमतौर पर नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है जो आप पर लग रही है। समझ आ रही है ना? क्योंकि यही वो फोर्स है जो आप न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक स्केल पर प्रेस और पुश कर रहे हैं। अब क्योंकि इस केस में आपकी एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि आप बस सीधे खड़े हैं, तो इस सूरत में दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी। नॉर्मल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी और इस तरह आपका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब आप एक लिफ्ट में हैं जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो क्या होता है? अब जैसे ही लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती है, स्केल आप पर ज्यादा जोर से पुश करता है और वो नॉर्मल फोर्स बढ़ जाती है जो आप पर लग रही है। यानी जरा सोचें, यही एक तरीका है जिससे आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो सकते हैं, ठीक है? अगर ऊपर की तरफ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाए तो यही एक तरीका है जिससे आप ऊपर एक्सेलरेट हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपका वेट बढ़ गया है, स्केल की रीडिंग बढ़ जाएगी, आपका वेट बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा वेट महसूस होगा, आपको ज्यादा दबाव महसूस होगा। और इसी तरह आपके सामने एक मिसाल है कि आपका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो सकता है। इसी तरह अगर आप नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो बिल्कुल उलट होता है और अब आपका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स से कम हो सकता है। अब चूंकि आपका वेट बदलता रहता है, इसलिए स्केल की रीडिंग भी बदलती रहती है। कुछ लोग अपेरेंट वेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें याद रहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी नहीं बदली। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट के साथ कंफ्यूज ना किया जाए। वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों को बिल्कुल अलग चीजें समझें।
खैर, अब देखते हैं कि एक्सट्रीम केस में क्या होता है जब आपकी लिफ्ट फ्री फॉल में हो। अगर वो फ्री फॉल में है तो देखें, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब आप फ्री फॉल में होते हैं तो ग्रेविटी ही वाहिद फोर्स है जो सब पर लग रही होती है। ग्रेविटी वाहिद फोर्स है जो लिफ्ट, स्केल और यहाँ तक कि आप पर भी लग रही है। तो नॉर्मल फोर्स जीरो होगी, आपको बिल्कुल वेटलेस महसूस होगा, अंदर की हर चीज को वेटलेस महसूस होगा। यहाँ तकरीबन कोई फोर्स नहीं है, तकरीबन कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है दोनों के दरमियान। और इसीलिए चूंकि आपको अपना वेट बिल्कुल महसूस नहीं होता, तो ऐसा लगेगा जैसे आप वहां बस तैर रहे हैं। और देखें, आपकी आंखों के सामने चाहे आप पर वही ग्रेविटेशनल फोर्स हो जो यहाँ है, लेकिन चूंकि आप फ्री फॉल में हैं, क्योंकि लिफ्ट का फर्श आपसे इसी रफ्तार से दूर जा रहा है जिस रफ्तार से आप नीचे गिर रहे हैं, आपको कोई वेट महसूस नहीं होता और इसीलिए आपको वेटलेसनेस मिलती है। अब तक जितनी भी मिसालें की, इन सब में हमने फ्री फॉल को कंसिडर किया जिसमें चीज़ें वाकई नीचे जा रही होती हैं। लेकिन अंदाज़ा करें, क्या आपके पास फ्री फॉल तब भी हो सकती है जब चीज़ें ऊपर जा रही हों। आप पूछेंगे कैसे? बस एक टेनिस बॉल लें और इसे ऊपर फेंक दें। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नज़रअंदाज करें तो इस पूरे अमल में ऊपर जाने और वापस नीचे आने के दौरान इस पर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स ही लग रही होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पूरे मोशन में वो फ्री फॉल में थी, यहां तक कि ऊपर जाते हुए भी वो फ्री फॉल में थी। अब मैं जानती हूं कि यह गलत लगता है कि बॉल ऊपर जा रही है फिर भी फ्रीली फॉलिंग है, लेकिन याद रखें यहां फॉल का मतलब यह है कि बॉल नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। चूंकि वो नीचे एक्सेलरेट कर रही है, चाहे वो ऊपर जा रही हो, वो आहिस्ता हो रही है। यही वजह है कि वो आहिस्ता हो रही है ना? तो इस पूरे मोशन में बॉल नीचे की तरफ फ्री फॉल एक्सेलरेशन यानी जी से एक्सेलरेट कर रही थी। इसीलिए ये पूरा मोशन बॉल फ्री फॉल में है। अब ऐसी चीज़ें जब आप उन्हें ऊपर फेंकते हैं और फिर वो फ्री फॉल में आ जाती हैं, तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को एक नाम देते हैं, उन्हें प्रोजेक्टाइल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर रॉकेट एक प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि इस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही होती, इन पर थ्रस्ट यानी थ्रस्ट फोर्स भी लग रही होती है। लेकिन आम तौर पर जब हम प्रोजेक्टाइल्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब वो चीज़ें होती हैं जो किसी जाविये पर फेंकी जाती हैं। ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि जैसे ही इसे ऊपर फेंका जाएगा ये फिर से फ्री फॉल में आ जाएगी। सवाल ये है कि हम इस मोशन को कैसे एनालाइज करें। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन यहाँ एक खूबसूरत बात है। अब बॉल को आप ऐसे सोच सकते हैं कि वो आगे भी जा रही है और साथ साथ ऊपर भी जा रही है, इसीलिए वो इस तरह जा रही है। और खूबसूरती ये है कि अगर आप इसकी ऊपर जाने वाली मोशन देखें तो वो फ्री फॉल मोशन है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये वाली। लेकिन अगर आप इसकी आगे जाने वाली मोशन देखें तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन है। क्यों? क्योंकि पूरे मोशन के दौरान इस पर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है और कोई भी दूसरी फोर्स नहीं है। इसका मतलब है कि हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स ना हो तो याद रखें वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। तो प्रोजेक्टाइल्स की हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। जब आप दोनों मोशंस को मिला लें तो वही जानी पहचानी कर्व मिलती है। ये इस तरह कर्व में जाएगी और इस कर्व को पैराबोला कहते हैं। अगर आप इसे और तेज फेंकें तो क्या होगा? तो फिर आपको एक बड़ी पैराबोला मिलेगी। ये और ऊपर जाएगी और ज्यादा दूर तक जाएगी। जितना तेज फेंकेंगे इतना ही ऊपर जाएगी और इतना ही दूर गिरेगी। लेकिन याद रखें कि जमीन गोल है, तो अगर आप इसे इतना तेज फेंकें कि जैसे जैसे बॉल का रास्ता कर्व हो, जमीन भी इसके नीचे कर्व हो जाए, फिर क्या होगा? ये कहानी किसी और वीडियो के लिए है। फ्री फॉलिंग वाकई कमाल की चीज़ है।